नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में और अपने इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। सेट थ्योरी क्लास 11th को ध्यान में रखते हुए हम लोग आजकल डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन सेट थ्योरी कहीं पर भी आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो आप इसको ऐसा ना मान करके चलें कि दिस इज पर्टिकुलर फॉर क्लास 11th। किसी भी तरह के किसी भी लेवल के स्टूडेंट जिनका सेट थ्योरी एक टॉपिक हो या एक चैप्टर हो, वो इसको देख सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं सबसेट्स पर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पर, इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर्स। तो ये सबसे पहले सीखते हैं कि किसे हम बोलते हैं सब। तो सबसेट के डेफिनेशन के रूप में अगर आप देखें तो कहा जाता है कि ये सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी किसी एक सेट ए को बी का सबसेट बोला जाता है। सबसेट को आप थोड़ा इस निगाह से देख लो कि जिसे हम पार्ट कह सकते हैं। सबसेट ऑफ ए सेट का मतलब पार्ट ऑफ ए सेट। तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए में प्रेजेंट सारे के सारे एलिमेंट अगर बी के भी एलिमेंट हैं तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट बोल दिया करते हैं। और इसको सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ये जो सिंबल बीच में मैंने बना दिया इसको मैं सबसेट पढ़ रहा हूं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, या अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो उस कंडीशन में ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। करेक्ट? सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ऐसा हम इसको लिखा करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक एलिमेंट ए अगर मैं ले लूं और वो एलिमेंट सेट ए के अंदर है, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का सिंबल मैंने बनाया, ए बिलोंग्स टू small a, the element that belongs to the set A, तो तब अगर this A also belongs to the set B, A आपने एक एलिमेंट उठाया, सेट A के अंदर प्रेजेंट था और देखा वो तो सेट B के अंदर भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर एवरी एलिमेंट या हर एक एलिमेंट ए का उठाते रहें और उसको चेक करते रहें कि वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यानी आपने सीधी बात यहां लिखी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ कोई एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है और ये इंप्लाई करे कि ए इज द एलिमेंट ऑफ द सेट बी ऑल्सो। इज इट फाइन? और अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए कि जो ए में तो है लेकिन बी में ढूंढने पर आपको नहीं मिला, तो तब आपको ये वाला स्टेटमेंट दे देना। ठीक है? अब अगर इसके अपोजिट भी हो जाए, इसका अपोजिट का मतलब इफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी, और दूसरी तरह से अपोजिट भी कहें कि इफ every element present in B is also belongs to A, यानी A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या कहना पड़ेगा? B is the subset of A, यानी A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। डेफिनेटली A और B दोनों सेट आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है भाई, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल गए, बी के सारे एलिमेंट मुझे ए में मिल गए,
तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि ए और बी में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, ए और बी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इज इट फाइन? और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि नॉट द सबसेट, यानी अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया आपको कि जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में ढूंढने पर नहीं मिला, तो आप बोलेंगे कि ए इज नॉट द सबसेट। तो दो सिंबल यहां पर मैंने आपको बताए, वन इज द सबसेट और ऐसा बना करके उसको कट कर दें तो नॉट ए सबसेट। ठीक है, सबसेट नॉट ए सबसेट। इज इट फाइन? चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पर कुछ सेट्स मेरे सामने गिवन है, 5 ए बी सी। अब बोला गया इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक बात और पीछे में अगर आपको बता दूं, वो ये कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 जो है वो सारे के सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो पक्की बात है, पहला आंसर मुझे मिल गया। 5 सबसेट है, चाहे कोई भी सेट हो, आपने ये सिंबल लगा देना। 5 इज द सबसेट ऑफ बी। अब ए बी, ए और बी को ढूंढने की कोशिश करें। ए के अंदर 1 देखा मैंने, तो ए के अंदर 1 है तो बी के अंदर भी है, मिल गया मुझे। 3 बी में तो नहीं है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। करेक्ट। अब ए और सी को देखें, ए में 1 है, सी में भी 1 है। 3 ए के सारे एलिमेंट्स मुझे सी में मिल गए, तो मैंने बोला ए इज द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सी। अब बात करें बी और सी की, 1 बी में प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है। 5 यस, 9 यस, तो बी इज द सबसेट ऑफ सी ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने जो भी सेट्स मुझे गिवन है उनको कंपैरिजन करना है। जिसको सबसेट के बारे में पूछा गया है उसको उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को दूसरे सेट के अंदर ले जाकर के चेक कर लेना। इज इट परफेक्ट? करेक्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मेरे सामने आई, यहां भी सबसेट बताना है कि दो सेट्स हैं, ये एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है। कहते हैं x इज सच दैट x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यानी x क्या है, सॉरी a क्या है? a इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, और b में क्या बोला गया? यहां बोला गया सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो उठाइए यहां से कोई ट्रायंगल, क्या उधर मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा नहीं जी, उधर तो है ही रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल्स इधर से आप चूज करोगे, उधर ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहां मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यानी आपको क्या बोलना पड़ेगा? A is not the subset of B because no element which is present in A will be in the set B. A के अंदर प्रेजेंट कोई भी एलिमेंट मुझे सेट B के अंदर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे सबसेट A नहीं है। इसी तरीके से उल्टा भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो वहां से रेक्टेंगल उठाएंगे, रेक्टेंगल इज नॉट प्रेजेंट इन ट्रायंगल्स, तो दैट इज वाई A is not the subset of B। उल्टा भी चेक कर लें तो B is not the subset of A। परफेक्ट, राइट। और आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर्स को
हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है ना? तो आपके पास रेशनल नंबर्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 1/3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, मान लीजिए खाली 8 ही लिख दिया मैंने, तो 8 को 8/1 कर दो, वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना? अब आइए इंटीजर्स पर। तो इस रेशनल नंबर्स के अंदर मुझे इंटीजर मिल रहे हैं। देखिए 8 लिखा था मैंने, माइनस वाला भी होता तो वो भी रेशनल नंबर हो सकता है, -1/7 लिख दूं मैं। ठीक है, तो इंटीजर या खाली -1 लिख दूं। ठीक है, तो ये -1 इंटीजर है। तो आप क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर प्रेजेंट हियर। अब इंटीजर्स कैसे लिखा करते हैं आप? 0, 1, 2 इस तरीके से पूरी वैल्यूज, माइनस की -2 लाइक दिस। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो गए मेरे पास। अब इनमें से अगर मैं 1, 2, 3, 4 ये चूज कर लूं, ये मेरे पास हो गए नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर प्रेजेंट है इंटीजर्स में, इंटीजर्स प्रेजेंट है रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स प्रेजेंट है रियल नंबर्स में। और रियल नंबर्स दो टाइप के हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अब इर्रेशनल की बात कर लूं, आपने देखा √2 इर्रेशनल होता है, √3 इर्रेशनल होता है, √7 इर्रेशनल होता है। तो इस तरह के रियल नंबर्स में ये नहीं मिलेंगे। तो रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और बाकी सारे के सारे ये रियल नंबर्स के आपके पास सबसेट्स हो गए। तो रियल नंबर्स में आपके पास कौन कौन से आ गए? रेशनल, इरेशनल, रेशनल, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर n is the subset of z, z सबसेट ऑफ q रेशनल नंबर्स, और q जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, जबकि t इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। t कौन है? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को t से रिप्रेजेंट किया। अब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर क्या इस t में मिल रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस इरेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सबसेट हैं z का, z सबसेट है q का, या दूसरे रूप में एक जंप करके करें तो n इज द सबसेट ऑफ q। यानी रेशनल नंबर्स के अंदर मुझे नेचुरल नंबर्स भी ढूंढने पर मिल जाएंगे जी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें मैंने की आपसे नेचुरल नंबर्स की, रियल नंबर्स की। ये रियल नंबर्स r, रेशनल नंबर q, इंटीजर्स को z, नेचुरल नंबर को n, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स को हमने t से रिप्रेजेंट कर दी। इज इट फाइन? तो ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हुई। तो ये छोटी छोटी बातें ये आपको याद रखनी है, यहाँ पर बड़े आराम, बड़े अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आगे किसी क्लास के अंदर ये चीजें इस तरह से नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको। आगे तो डायरेक्टली आपसे रियल नंबर्स की बात की जाएगी, आर बोल दिया गया, आपको समझना है कि व्हाट इज आर। इज इट फाइन? राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं इंटरवल्स एज द सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स की बात करता हूं मैं। अब इंटरवल कैसे? इसके लिए सबसे पहले अगर आप एक रियल लाइन ड्रॉ कर लें, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रियल लाइन में ड्रॉ करता हूं। पहले छोटी क्लासेस में आपने इसको ड्रॉ किया करना सीखा होगा। आपको मालूम है कि जब एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मिडिल में हम 0 लगाते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव टर्म्स और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव टर्म्स। तो दिस इज कॉल्ड द रियल लाइंस। अब इस रियल लाइन पर आपके पास अलग अलग तरह के नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
जो भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे, जिनमें रेशनल भी आ जाएंगे, इरेशनल भी आ जाएंगे। इरेशनल को भी हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, शायद 9th क्लास में था मेरे को लगता है। ठीक है, तो अब इनके इंटरवल्स को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो इंटरवल्स हमारे पास, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है ए, दिस इज द पॉइंट बी। अब ये पॉइंट्स मेरे पास हैं ए से लेकर बी तक। अब इनको अगर मैं क्लोज इंटरवल की टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप बोलेंगे क्लोज इंटरवल को आप कुछ इस तरह से, कि जिसमें मुझे ए को भी इंक्लूड करना है, जिसमें मुझे बी को भी इंक्लूड करना है, और उसके बीच के जो नंबर्स हैं वो सारे भी मुझे इंक्लूड करने हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और उस क्लोज्ड इंटरवल को इस तरह के क्लोज्ड ब्रेसेस लगा करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी। तो दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और नंबर लाइन पर जब इस चीज को डिनोट करेंगे तो इस तरीके से ए और बी के पोर्शन को डार्क कर देंगे और ए और बी पर बोल्ड डॉट्स लगा देंगे, मोटे मोटे पॉइंट्स, बिंदु। ठीक है, अब यही बात मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो ओपन इंटरवल कुछ इस तरह से है, और उसको रिप्रेजेंट अगर आप करें तो उसके लिए भी यही नंबर लाइन मैंने बनाई, और यहां पर ये ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। आपको केवल ए और बी के बीच के पोर्शन को लेना है, नाइदर ए नॉर बी। और अगर इसको मैं एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट करूं क्लोज्ड इंटरवल को तो कुछ इस तरीके से, एक्स मीन द नंबर्स विच प्रेजेंट इन दिस इंटरवल ए बी एंड द नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी। और इस ओपन इंटरवल की बात करूं तो बस ये इक्वलिटी हट जाएगी, नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। इसी तरीके से सेमी क्लोज्ड, सॉरी, और ये सेमी ओपन, यानी इधर से क्लोज, इधर से ओपन, और यहां से ओपन, इधर से क्लोज। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ हमको ए लेना है, हमको बी नहीं लेना है, ए और बी के बीच का वैल्यूज लेना है। और इधर ए को नहीं लेना है, ए और बी के बीच का वैल्यू लेना है, बी को भी इंक्लूड करना है। सिंबॉलिकली बनाएं इसको, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो थर्ड वाले की बात करें तो दिस इज ए लेना है मुझे, बी को नहीं लेना है, ए और बी के बीच के पोर्शन को बोल्ड कर देना बस। इज इट फाइन? राइट। और लास्ट वाला, उसमें मुझे ए को नहीं लेना है, दिस इज ए, और बी को लेना है मुझे, और उनके बीच के सेक्शन को भी इंक्लूड करना। These are called closed interval, open interval, semi closed and semi open, right? अब बात आती है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। इंटरवल आपने देखे कि ए से लेकर बी तक आपको जाना है। अब लेंथ की बात अगर मैं करूं तो बी माइनस ए, और उसका भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि लेंथ जो होती है, लेंथ का मतलब तो यह है कि आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। कितना लेंथ है, बी में से ए को माइनस कर लीजिए। भाई मान लीजिए आपको बोला गया कि ये है -1 और यहां है +5, ठीक है, तो ये आपके पास दिस माइनस दिस तो 6 हो जाएगा। तो 5 माइनस -1 तो दैट इज 6। लेकिन अगर यही चीज आपके पास यहां पर हो तो वो नेगेटिव आने के चांसेस है। -1, यहां मान लीजिए मैं -5 करूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, -4। लेकिन माइनस नहीं लेना, तो आपको क्या कितना लेना है, -1 देन -5, और आपके पास जो आ जाएगा -6।
प्लस 5 बल्कि, तो दैट इज 4। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ है, डिस्टेंस है, इसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए मैग्नीट्यूड हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट फाइन? आइए एक प्रॉब्लम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे सामने प्रॉब्लम आया कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 3। मुझे सबसेट्स लिखने हैं इसके कि कितने सबसेट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको बनाने हैं तो देखिए उसके लिए हमको क्या करना है। सबसे पहला सबसेट तो आपको याद रखना है कि 5 इज द सबसेट विच इज ऑलवेज देयर। ठीक है। तो सबसेट्स की बात करूं तो सबसे पहला सबसेट मेरे पास 5, और उसके लिए मुझे ब्रेसेस भी नहीं लगाने हैं। अब एक एक करके एलिमेंट को चूज कीजिए। 1 देन 2 देन 3। अब पेयरिंग कीजिए। 1 2 1 3 2 3 एंड फाइनली 1 2 एंड 3। तो ये सारे के सारे सबसेट्स हो गए मेरे पास। सबसे पहला 5, फिर एक एक एलिमेंट को लेकर के किया, फिर दो दो एलिमेंट्स को लेकर के किया, फिर तीन तीन एलिमेंट्स को लेकर किया, और ज्यादा हो तो ज्यादा से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट, द सेट विच इज 1 2 3। उसके सारे के सारे सबसेट्स मैंने कुछ इस तरीके से लिख लेने। अब यहां पर यह भी जान लूं मैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के बना करेंगे। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना, कोई भी सेट अगर आपके पास है कि उसके नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर m। अब m क्या है? m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, यानी किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको m बोला, तो 2 की पावर उतना कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं इस सेट को देखूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? आप बोलेंगे 3, और सबसेट कितने हुए? 2 टू द पावर 3 मीन 8। अब जरा चेक भी कर लेते हैं कि 8 है या नहीं है। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। तो आपने देखा कि किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 2 रेज टू द पावर उतना कर लीजिए, उतने नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे, बन जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आई, पावर सेट ऑफ ए सेट। और पावर सेट की डेफिनेशन क्या लिखी? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। आपके पास एक सेट गिवन था अभी पीछे जो एग्जांपल हमने किया, तो जिसके एलिमेंट्स देखिए, चलिए मैं उनको लिखता हूं। पहले एक मैंने 5 लिखा था सबसे पहले, देन 1 लिखा था, उसके बाद 2 3 देन 1 2 1 3 2 3 एंड फाइनली 1 2 3। ये सारे के सारे सबसेट्स थे। अब इन सबसेट्स के भी दोनों तरफ ऐसे ब्रेसेस लगा दीजिए, और इसके अंदर जो भी प्रेजेंट हो गया वो सारे के सारे क्या हो गए? दीज आर द एलिमेंट्स। तो कौन से सबसेट्स? सारे के सारे सबसेट्स जितने भी पॉसिबल थे उनका भी एक सेट बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड PA, यानी पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A का डेफिनेशन क्या दिया? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ द सेट।
कि जितने भी सबसेट्स आपके पास बनेंगे उन सबको भी एक सेट बना करके अगर आप रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, आइए एक सेट को और जानते हैं और उस सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? भाई कई बार होता है कि हम बहुत सारे सेट्स के कलेक्शन को कंसीडर कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, उन पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक वो सेट जो कि बिगर सेट है, बाकी के सारे सेट्स जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस बड़े वाले सेट के सबसेट है। तो तब हम क्या बोलेंगे कि इस बड़े वाले सेट का नाम यूनिवर्सल सेट हो गया। भाई जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्कूल है, ठीक है, यानी वी आर स्टडिंग अबाउट द स्कूल। स्कूल के क्लासेस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ, और स्कूल में मान लीजिए 1 2 3 4 और ये चलिए 5 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, और ये किस में प्रेजेंट है? स्कूल में प्रेजेंट है। अब हम किसी भी क्लास की बात करेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ दिस स्कूल। तो स्कूल कौन हो गया? स्कूल इज द बिगर सेट एंड ऑल द क्लासेस और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास दे आर द पार्ट ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, तो इसलिए इस स्कूल को तो हम क्या बोल रहे हैं? बिगर सेट। और उस बिगर सेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यू। तो स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट बिकॉज ऑल द अदर क्लासेस विच वी कंसिडर हेयर आर द सबसेट ऑफ दिस स्कूल। वो स्कूल का पार्ट है। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस इस स्कूल का पार्ट हैं। हम अगर क्लासेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्कूल मेरा यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और बाकी सारी की सारी क्लासेस उसका पार्ट हैं। दैट इज वाई दे आर द सबसेट्स ऑफ दिस स्कूल। तो डेफिनेशन क्या दी? ए बिगर सेट यू is called the universal set if all the other sets which are under consideration are the subsets of the bigger set U, then bigger set is called the universal set. Is it fine? तो इसको बड़े अच्छे से याद रखना है मुझे, क्योंकि आगे जब हम यूनिवर्सल सेट पर और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे तो इसकी डेफिनेशन मेरे माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि मैं आसानी के साथ इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ और रूल्स जो हैं उनको आसानी से समझ सकूं। तो इसको इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।